नमस्कार दोस्तों। आज हम 2016 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है। पहला विकल्प कह रहा है मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ता है। दूसरा विकल्प कह रहा है नीम लेप मृदा में यूरिया की घुलने की दर को धीमा कर देता है। तीसरा कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती है। और चौथा विकल्प कह रहा है विशेष फसलों के लिए यह एक अपरतननाशी यानी वीडीसाइड है और एक उर्वरक संयोजक है। तो ये निम्नलिखित यूरिया लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि यह मृदा में यूरिया की घुलने की दर को धीमा कर देती थी। और इसके अलावा यूरिया का प्रयोग मुख्य तौर पर उर्वरक के रूप में किया जा सके, अन्य क्षेत्रों में नहीं। तो इन दोनों को कम करने के लिए नीम लेपित यूरिया को लाया गया था। आंसर हमारा बी है। इसके अलावा हमने पढ़ा है नैनो यूरिया भी पढ़ा है और नैनो डीएपी भी आ चुका है। और इसके बारे में प्रश्न इस बार मेंस में प्रश्न बना था नैनो फर्टिलाइजर के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण था, तो ये इसका आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं। ऑप्शन है दिबांग, कामेंग, लोहित। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये हम जब नदी नदी वाला मैपिंग करेंगे ना, रिवर मैपिंग करेंगे, तो उसमें हमको दिखेगा कि दिबांग भी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, कामेंग भी है और लोहित भी है। ये तीनों सहायक नदियाँ हैं। आंसर हमारा डी है। अगर हम मैप देखें तो आप देखिए, जैसे ये फिगर है, यहाँ से हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। और देखिए सबसे पहले बाएं तट पे इसके दिहांग मिलती है, फिर दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है, धनसिरी मिलती है, और यहाँ से भी एक कापिली वगैरह आती है। अब देखिए सुवर्णशिरी है, ये कामेंग है, मानसा है, संकोच है, इस तरीके की सारी नदियाँ। और ये तीस्ता है, तीस्ता पे पहले प्रश्न बन चुका है। तो इस बार क्या पूछ रहा है, कौन सी है। तो देखिए ये कामेंग भी है, लोहित भी है और दिबांग भी है। तो तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो हमको नदियाँ बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का या के उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प कह रहा है कि खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। दूसरा कह रहा है कि खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। और तीसरा विकल्प कह रहा है राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर हमको सही उत्तर चुनना है। अगर आप पहला विकल्प देखें, कह रहा है खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। अब आप खुद सोचिए, नाम है इसका फाउंडेशन यानी प्रतिष्ठान है, और प्रतिष्ठान ऐसे काम नहीं करता है। प्रतिष्ठान मुख्य रूप से लोगों के हितों की रक्षा इस तरीके का काम करता है। ठीक है, संस्था या प्रतिष्ठान। तो ये अगर हम इसी को मान लें इस तरीके से गलत, तो पहले गलत होते ही हम अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। हमारा उत्तर बी है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कार्य है, इसके लिए फाउंडेशन कार्य नहीं करते, बाकायदा इसके लिए संस्थाएं हैं। और दूसरा विकल्प हमारा सही है, खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। तीसरा कह रहा है राज्य सरकारों को खनिज खोज के लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। आप खुद सोचिए, ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, लाइसेंस निर्गत करना। तो ये जिला फाउंडेशन तो नहीं करेगा, जिला खनिज प्रतिष्ठान। तो आंसर हमारा तीन भी गलत है, आंसर हमारा बी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किन में सेल गैस का संसाधन पाया जाता है। सेल गैस का संसाधन पाया जाता है। तो ऑप्शन है केम्बे बेसिन, दूसरा है कावेरी बेसिन, तीसरा है कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर सही चुनना है हमको। तो सेल गैस इन तीनों में पाई जाती है, और आंसर हमारा डी है। अगर हम देखें मैप में, तो देखिए ये भारत में यहाँ यहाँ सेल गैस पाई जाती है। जैसे ये हमारा कैम्बे बेसिन हो गया, ये कावेरी बेसिन हो गया, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है। ये दामोदर में भी पाया जाता, असम में भी पाया जाता है, और गंगा जो डेल्टा मतलब गंगा का मैदान है, यहाँ भी सेल गैस पाई जाती है। तो अगर आगे भविष्य में ये ऑप्शन बन जाए तो इन पे भी ध्यान देना है। तो ये देख लीजिए, लगभग 6 जगह पे भारत में सेल गैस पाई जाती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से ड्रिप योजना पद्धति के प्रयोग का के लाभ हैं। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो पहला कह रहा है खरपतवार में कमी, दूसरा कह रहा है मृदा लवणता में कमी, और तीसरा कह रहा है मृदा अपरदन में कमी। तो ड्रिप सिंचाई से क्या लाभ होता है।
तो एकदम पहला है कि खरपतवार में कमी होगी, क्योंकि ड्रिप सिंचाई में क्या होगा कि पौधे को ही डायरेक्ट पानी मिलेगा, इधर उधर जो खरपतवार उग ही नहीं पाएंगे और उनको नमी भी नहीं मिलेगी, तो वो उतना वृद्धि भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला विकल्प हमारा सही है। ठीक है। दूसरा कह रहा है मृदा लवणता में कमी, तो ये नहीं सही है। ठीक है, मृदा लवणता के लिए दूसरी तकनीक प्रयोग होगी, ना कि ये। और तीसरा कह रहा है मृदा अपरदन की कमी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधे को जरूरत के आधार पर ही पानी मिलेगा, अत्यधिक पानी होगा नहीं जो मिट्टी का कटाव शुरू हो सके, तो मृदा अपरदन को भी रोकेगा। तो हमारा आंसर 1 और 3 सही है, हमारा आंसर सी है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला, एक तरफ प्रसिद्ध स्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। तो पहला कह रहा है कि बोध गया, कह रहा है बघेलखंड में है। दूसरा कह रहा है खजुराहो बुंदेलखंड में है। और तीसरा विकल्प है शिरडी, कह रहा है विदर्भ में है। चौथा कह रहा है नासिक मालवा में है। और तिरुपति कह रहा है रॉयल सीमा में है। तो कौन सा युग्म हमको देखना है सही है। तो अगर हम देखें बोध गया, तो बोध गया बघेलखंड में स्थित नहीं है, क्योंकि बघेलखंड भारत के लगभग मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों से तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले और पूर्वी जिले यहाँ तक कि इलाहाबाद में इसमें सम्मिलित है। तो इसमें बोध गया नहीं है। अगर ए को हम कैंसिल आउट करें तो हमारा ए और डी दो ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए दूसरा दोनों में है, तो दूसरा हमारा सही हो गया कि खजुराहो बुंदेलखंड में है। ठीक है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि शिरडी, तो शिरडी कह रहा है कि विदर्भ में है। तो शिरडी विदर्भ में नहीं है, यह अहमदनगर जिले में स्थित है महाराष्ट्र के, और ये पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत हुआ, और तीसरा गलत हुआ तो ये कैंसिल आउट हो ही गया। और नासिक भी जो है वो मालवा क्षेत्र में नहीं पड़ता है। ठीक है, और तिरुपति रायलसीमा में पड़ता है, एकदम सही है। तो आंसर हमारा 2 और 5 हो गया है। तो इस ये प्रश्न था, हो सकता है अगली बार कहीं फिर से ये ऑप्शन बन जाए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कौन सा किस क्षेत्र में पड़ता है। अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो हम अपने उत्तर तक आसानी से पहुंचेंगे। तो आंसर हमारा सी है। तो चलिए, ठीक है, आज 6 ही प्रश्न थे, और कल लास्ट रहेगा हमारा भूगोल, फिर इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, जो भी सुझाव हो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।